मैं डॉक्टर लोलेश कुमार, इलाहाबाद डिग्री कॉलेज, डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस। आज की इस वीडियो क्लास में हम बीए पार्ट 1 में पार्लियामेंट या संसद के संबंध में डिस्कशन करेंगे। तो आज की इस जो पार्लियामेंट की जो क्लास होगी, संसद की जो क्लास होगी, इसको हम संघीय विधायिका के नाम से भी जानते हैं। द यूनियन ऑफ लेजिस्लेचर की जब बात हम करते हैं या जो है संघीय विधायिका की जब हम बात करते हैं, तो जैसे कि हमने भारतीय संवैधानिक व्यवस्था के हम आधार का हम जब अवलोकन करते हैं, उसका एनालिसिस करते हैं, तो भारतीय शासन व्यवस्था का जो दूसरा एक आधार स्तंभ की बात करते हैं, एक तरह से जो पोल की बात करते हैं, तो संघीय विधायिका या संसद है, पार्लियामेंट है। और इस पार्लियामेंट के संबंध में जो एक तरह से उपबंध या जो व्यवस्था की गई है, तो संविधान के भाग 5 अध्याय 2 और 3 में अनुच्छेद 79 से लेकर के 123 के अंतर्गत किया गया है। जो भारतीय संविधान में है, वो संसद के संबंध में वो व्यवस्था की गई है कि अनुच्छेद भाग 5 में दिया गया है, भाग 5 में अध्याय 2 से 3 लेकर के 2 और 3 लेसन्स जो है, और जब आर्टिकल की हम बात करते हैं तो 79 से लेकर के 123 तक में इन सभी संसद के संबंध में क्या किया गया है, उल्लेख किया गया है। क्योंकि जब हम संवैधानिक व्यवस्था की जब बात करते हैं, भारतीय संवैधानिक व्यवस्था की बात करते हैं और फेडरल सिस्टम या संघीय व्यवस्था की बात करते हैं, तो जहां पर हम फेडरल सिस्टम या संघीय व्यवस्था की बात करते हैं, तो वहां पर जो पार्लियामेंट है या जो संसद है, उस संसद का 2 सदनात्मक होना आवश्यक है। एक प्रकार की उसकी एक प्री क्वालिफिकेशंस है कि जहां पर फेडरल सिस्टम होगा, जहां पर संघीय व्यवस्था होगी, वहां की जो पार्लियामेंट होगी या वहां की संसद होगी, उसके कितने सदन होंगे, जो है 2 सदन होंगे। अगर पार्ट ऑफ 2 अर्थात किसके 2 सदन होंगे, 2 भाग होंगे उसके। तो जब हम इंडियन पार्लियामेंट की बात करते हैं, भारतीय संसद की बात करते हैं, तो इसके भी 2 सदन हैं और 2 सदन हैं, लेकिन उसको जो है, जो संसद एक शब्द है, एक वर्ड है, लेकिन उस संसद एक वर्ड में जो है उसके कितने भागों में बांटा गया है, उसको कितने अंगों में बांटा गया है, उसको 3 अंगों में बांटा गया है। तो जो हम 3 अंगों की जो बात करते हैं, उससे हम पहले ये देखते हैं कि जो भारतीय संविधान के आर्टिकल 79 में जो संसद के गठन की जो प्रक्रिया दी गई है, कंपोजिशन ऑफ पार्लियामेंट की जो बात कही गई है 79 में, कि संघ के लिए क्या होगी, एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनी होगी। अर्थात कितने सदन होंगे संसद के, 2 सदन, लेकिन मिलकर किससे बनी होगी, राष्ट्रपति से बनी होगी। जिसमें हम बात करते हैं उस सदन के क्या नाम होंगे, 2 सदन जो बताए गए हैं, लोकसभा और राज्यसभा। इस प्रकार यदि हम भारतीय संविधान की जो बात करते हैं, तो ब्रिटिश संविधान की बात, जो जिस प्रकार से भारतीय संविधान है, उसी प्रकार से मैक्सिमम जो चीजें ली गई हैं, तो ब्रिटिश संविधान से मैक्सिमम चीजें ली गई हैं। तो वहां जो राज्य प्रमुख है, हेड ऑफ स्टेट की बात करते हैं, वहां क्या है, किंग है, राजा है। उसी प्रकार से भारत की हम जब बात करते हैं, हेड ऑफ स्टेट या राज्य प्रमुख या संवैधानिक प्रमुख या औपचारिकता के रूप में प्रमुख के रूप में हम जब बात करते हैं, किसका है, राष्ट्रपति है। और वह कार्यपालिका का भी प्रमुख है, और उसका कार्यपालिका के साथ साथ कानून बनाने में भी उसका एक अहम रोल होता है।
तो जिस प्रकार से संवैधानिक प्रमुख के रूप में हम क्या करते हैं, यहाँ राष्ट्रपति की बात करते हैं। तो संसद का क्या है, एक अंग है, एक पार्ट है। और जो संसद शब्द का जो उल्लेख किया गया है वो भारतीय शासन अधिनियम 1935 के एक्ट में किया गया है। क्योंकि उस समय जब केंद्र में द्विसदनात्मक व्यवस्था की जो बात गई है वहां पर जो लेजिस्लेचर की जो बात कही है, जो विधायिका की बात की गई है, वो कितने सदन होगी, 2 सदन होगी। उसी जो है एक्ट में जो है पार्लियामेंट शब्द का जो क्या किया गया है, मेंशन किया गया, उसका उल्लेख किया गया है। इस प्रकार हम यदि बात करते हैं तो संसद के कितने अंग हैं, 3 अंग हैं। 3 पार्ट ऑफ आवर पार्लियामेंट। हमारे संसद के कितने अंग हैं, 3 अंग हैं। पहले पार्ट के रूप में उसमें देखेंगे राष्ट्रपति या प्रेसिडेंट। तो जो राष्ट्रपति है जो कार्यपालिका का क्या है, एक संवैधानिक प्रमुख है, लेकिन जिसकी कानून निर्माण में भी क्षेत्र में भी उसकी क्या है, भूमिका अथवा रोल है। क्योंकि जब कोई विधेयक अर्थात चाहे लोकसभा का सदस्य हो, जो मंत्री गवर्नमेंट में विधेयक प्रस्तुत करते हैं, चाहे राज्यसभा का सदस्य हो, क्योंकि दोनों सदनों के सदस्य ही वहां मंत्री बनाए जाते हैं। या भी कभी कभी एक एक्सेप्शन के रूप में ऐसे व्यक्ति बनाए जाते हैं जो दोनों सदनों का सदस्य नहीं है, फिर भी 6 महीने के लिए वो मंत्री बन सकता है। तो चाहे लोकसभा का हो चाहे राज्यसभा का हो, तो दोनों सदनों में से कुछ संवैधानिक विधेयक को छोड़ करके कुछ कुछ विधेयक ऐसे हैं जो पर्टिकुलर, जैसे वित्त विधेयक हैं, जो फाइनेंस से संबंधित बिल हैं, वो लोकसभा में ही पेश किए जाते हैं। इसके अलावा जो अन्य विधेयक हैं तो संसद के किसी भी सदन में पेश किए जा सकते हैं। तो दोनों सदनों से अलग अलग, चाहे साधारण बहुमत से पारित हों, चाहे 2/3 मेजॉरिटी से 2/3 बहुमत से पारित हों, तो दोनों सदनों से अलग अलग बहुमत के आधार पर पारित विधेयक के बाद जब राष्ट्रपति उस पर अपने साइन कर देते हैं, तभी विधेयक विधि का रूप अर्थात कानून का रूप ग्रहण करता है। तो इस प्रकार से हम जब राष्ट्रपति की बात करते हैं, जो क्या है, कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख है, लेकिन जिसकी कानून निर्माण के क्षेत्र में भी भूमिका, अर्थात जब तक उसके साइन नहीं होते तब तक कोई भी विधेयक विधि का रूप अर्थात कानून का रूप जो है ग्रहण नहीं कर पाता, या कानून का एक अंग के रूप में, संविधान के एक अंग के रूप में नहीं जोड़ा जाता जो है। अब हम सेकंड में हम बात करते हैं लोकसभा, हाउस ऑफ पीपुल्स की बात करते हैं। हाउस ऑफ पीपुल्स जो है संसद का क्या है, पहला सदन है, इसलिए इसको निम्न सदन या लोकप्रिय सदन भी कहते हैं। लोकप्रिय सदन इसलिए कहते हैं इसको क्योंकि ये जनता का प्रतिनिधित्व करती है, और जनता का प्रतिनिधित्व करने की वजह से इसको जो है लोकप्रिय सदन भी कहते हैं। पहला सदन होने के कारण इसको प्रथम सदन या निम्न सदन भी कहा जाता है। अब थर्ड की जब हम बात करते हैं, राज्यसभा, काउंसिल ऑफ स्टेट की जो बात करते हैं, इसको उस संसद का क्या है, दूसरा पार्ट है, द्वितीय सदन। इस द्वितीय सदन की वजह से इसको उच्च सदन भी कहा जाता है। इस प्रकार राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा तीनों का संयुक्त नाम क्या है, संसद है। जैसे कि हमने इससे पूर्व भी जो है एक वर्ड यूज किया जो है, जो संसद एक तरह से क्या, एक सिस्टम या व्यवस्था है। संसद कह देने से सिर्फ एक ही शब्द का बोध नहीं होता, बल्कि उसके लिए राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा तीनों का एक सामूहिक नाम ही संसद कहलाता है। एक प्रकार से एक कंसेप्ट के रूप में जो हमने ये जो लेक्चर है, तो इस प्रकार ये जो है संसद की बात होती है। अब हम संसद के जो हम पहले पार्ट के प्रेसिडेंट की जब बात हम करते हैं, तो इसके पूर्व की जो हम वीडियो क्लास में भी पार्ट 1 में ही राष्ट्रपति के शक्ति कार्य और उसके अन्य शक्तियों के संबंध में डिस्कशन कर चुके हैं।
अब यहाँ हम बात करते हैं लोकसभा, हाउस ऑफ पीपुल्स की बात करते हैं। कंपोजिशन ऑफ लोकसभा। लोकसभा का संगठन अथवा उसकी रचना, कैसे लोकसभा का गठन किया जाता है, क्या उसकी जो है क्वालिफिकेशंस होती है, जो है सदस्यों की, उसकी क्या प्रक्रिया होती है। तो लोकसभा संसद का क्या है, प्रथम सदन या निम्न सदन है, और इसको हम लोकप्रिय सदन भी कहते हैं, क्योंकि इसके सदस्य जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होकर या इलेक्टेड या चुन करके आते हैं। लोकसभा राज्यसभा से अधिक शक्तिशाली है और अनेक प्रसंगों में संसद का आशय लोकसभा से ही लिया जाता है, क्योंकि जब जहां ये उसके गठन की हम जब बात करते हैं तो एक सामान्य रूप से जब हम बात करते हैं, क्योंकि जनता पर ही शासन होता है, जनता के ही प्रतिनिधि है, और जो जनता का आकार और उसका वो है क्षेत्र है, वृहद है, विस्तृत है, तो इस प्रकार इसकी क्या है, लोकसभा राज्यसभा से क्या है, अधिक शक्तिशाली की बात है। ज्यादा पावरफुल किसकी बात कही गई है, लोकसभा की। क्योंकि कुछ जो संविधान विशेषज्ञ हैं तो कुछ ये भी कहते हैं कि जो यहाँ का जो राज्यसभा है वो यूजफुल नहीं है, क्योंकि उसके पास उतनी शक्तियां नहीं है, उसके पावर्स नहीं उतने दिए गए हैं जो किसी भी स्तर पर उस पर कोई भी वर्क वो कर सके। तो उसकी प्रासंगिकता के संबंध में कुछ संविधान विशेषज्ञ जो है अपनी राय देते हैं, लेकिन ये राय, ये जो उनकी जो है एडवाइजरी है, ये उनकी परामर्श है, सलाह है, ये ठीक प्रतीत नहीं हो पा रही है, क्योंकि उनका जो एनालिसिस है वो संपूर्ण पर नहीं है, एक पक्षी कह सकते हैं हम इसको। और हमें इसकी बात करना है, संपूर्ण उसकी बात करना है जो है राष्ट्र लोकसभा की या संसद के सभी शक्ति और कार्यों उसके भूमिका या रोल पर करना है। तो उसमें क्योंकि जो फाइनेंस से संबंधित बिल हैं वो लोकसभा में ही विशेष करके जो है शक्तिशाली के रूप में जब इसको इंगित करते हैं, तो ये है कि जो धन से संबंधित कोई विधेयक होते हैं वो लोकसभा में ही पेश किए जाते हैं। उनके लोकसभा में पेश करने का मुख्य उद्देश्य ये होता है कि जनता टैक्स कौन देती है, जनता देती है, और जनता के ही प्रतिनिधि लोकसभा में बैठते हैं। इसलिए जिनका जो टैक्स देती है उनके प्रतिनिधि वो तय करेंगे या डिसाइड करेंगे कि टैक्स कितना होना चाहिए या टैक्स कितना नहीं होना चाहिए, क्योंकि जनता के ही नुमाइंदे या जनता के ही जो है प्रतिनिधित्व जो है लोकसभा में अपना उनका प्रतिनिधित्व करते हैं। वो क्षेत्र की स्थितियों और उस कार्यों से वाकिफ होते हैं कि कितना टैक्स दे सकते हैं, कितना नहीं दे सकते हैं। तो उनको टैक्स बढ़ाने, घटाने या कम करने का जो भी वित्त से संबंधित अधिकार होते हैं किसके अनन्य अधिकार हैं, लोकसभा के पास है। तो ये कुछ ऐसे हैं जिनमें से कह देते हैं कि जो है लोकसभा ज़्यादा शक्तिशाली, और यदि यथार्थ रूप में देखा जाए तो है भी जो है। और साधारण विधेयक और संवैधानिक संशोधन विधेयक के संबंध में या अन्य विधेयकों के संबंध में बात करेंगे तो दोनों सदनों के बराबर अधिकार दिए गए हैं। तो जब हम गठन कंपोजिशन की बात करते हैं लोकसभा के, तो लोकसभा के गठन के में प्रावधान संविधान के आर्टिकल 81 में किया गया है, 80 में किया गया, और अनुच्छेद 81 में, सॉरी 81 में किया गया है, 80 पे नहीं। और आर्टिकल 81 के तहत जो मूल संविधान की जो बात की गई है, तो उसमें लोकसभा के सदस्यों की संख्या कितनी थी, 500 थी। और यहाँ पर थोड़ा सा ये कंसेप्ट ये समझिए, मैं आप लोगों का, सभी छात्रों का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो सदस्यों की संख्या निश्चित नहीं है, और सदस्यों की संख्या निश्चित नहीं है, और इसको बढ़ाने का काम किसके पास है, जो है वृद्धि करने का काम संसद के पास है। जो शक्ति है उसकी किसको दी गई, संसद को दी गई है। क्योंकि यहाँ पर जो प्रतिनिधित्व का आधार है क्या है,
जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व जो है दिया जाता है। तो इस आधार पर कंसेप्ट में ये आपका आकृष्ट करना चाहता हूं, ध्यान जो है कि जैसे जैसे पॉपुलेशन या जहां की जनसंख्या बढ़ती जाती है वैसे वैसे ही इनके सदस्यों की संख्या में क्या की जाती है, वृद्धि की जाती है। इसलिए मूल संविधान की जब हम बात करते हैं तो उसमें 500 सदस्यों की संख्या निश्चित की गई थी, लेकिन यदि हम वर्तमान की बात करते हैं तो अधिकतम सदस्य संख्या 552 हो सकती है, 552 हो सकती है। लेकिन अगर वर्तमान की हम बात करें तो 545 सदस्य संख्या ही है। तो इस प्रकार से सदस्यों की संख्या जो है, तो जो ये सदस्यों की संख्या है 552, तो अधिकतम सदस्य संख्या जो 530 है, 530 सदस्य संख्या राज्यों के निर्वाचन क्षेत्रों से आएंगे। जो स्टेट हैं भारत के संपूर्ण राज्यों के क्षेत्रों से जो चुन करके आएंगे उनकी सदस्य संख्या 530 होगी। 20 सदस्य संघीय क्षेत्रों से निर्वाचित होंगे, जो है संघीय क्षेत्र हैं, जैसे दिल्ली है, पांडिचेरी है, लक्षद्वीप है, अंडमान निकोबार है, और अब नया क्षेत्र जो है आपका जम्मू एंड लद्दाख क्षेत्र केंद्र शासित प्रदेश है। तो यहाँ जो प्रोविजंस किया गया, यहाँ प्रावधान किया गया है, तो 530 सदस्य किससे आएंगे चुन करके, राज्यों के क्षेत्र से आएंगे, और 20 सदस्य संघीय क्षेत्रों से चुन करके आएंगे। इसके साथ साथ जो 2 सदस्य होंगे एंग्लो इंडियन सदस्य के थे, कि यदि एंग्लो इंडियन सदस्य जिनका पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है तो राष्ट्रपति ऐसे 2 सदस्यों को एंग्लो इंडियन को पर्याप्त प्रतिनिधित्व देने के उद्देश्य, यदि उनको लगता है कि यहाँ एंग्लो इंडियन का जो प्रतिनिधित्व वो पर्याप्त नहीं है, तो एंग्लो इंडियन के 2 सदस्यों को अपॉइंटमेंट कर सकते हैं। तो अब यहाँ जब अपॉइंटमेंट कर सकते हैं, लेकिन अब जो वर्तमान की जो कंडीशन है 100 जो है 26वां संविधान संशोधन जब 2019 और 20 में जो पारित हुआ है, उसी से अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति आरक्षण विधेयक जो पारित किया गया था उसको 2020 में, जनवरी 2020 में समाप्त होना था। तो जनवरी 2020 में जब समाप्त होकर उसकी समय सीमा को 2026 किया गया है, तब इस संबंध में कोई प्रावधान नहीं किया गया है। तो इसका अर्थ अब ये निकलता है कि जो 2 सदस्य एंग्लो इंडियन के थे, अब उनको अलग से कोई ऐसी व्यवस्था नहीं की गई, अर्थात अब इनको चयन नहीं किया जाएगा। जो 331 के सदस्य अर्थात 331 के तहत, संविधान के अनुच्छेद 331 के तहत राष्ट्रपति को यह अधिकार था कि एंग्लो इंडियन के 2 सदस्य को मनोनीत कर सकते हैं, तो वो अधिकार उनका समाप्त कर दिया गया। तो इस प्रकार से हम सदस्यों की संख्या इसके जो है, अब जो ये पूरे सदस्यों की संख्या, और जब जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती जाती है तो संसद को अधिकार दिया गया है कि उसके सदस्यों की संख्या में वृद्धि कर सकती है। और इसके साथ साथ अब ये देखते हैं कि इनके निर्वाचन की प्रक्रिया क्या है। तो लोकसभा के सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से वयस्क मताधिकार के आधार पर होता है, और वयस्क मताधिकार के जो है आधार पर कोई भी व्यक्ति, भारतीय नागरिक जिसकी उम्र 18 वर्ष पूरी हो चुकी है, वह मतदान कर सकता है। अतः कोई व्यक्ति जो भारत का नागरिक है तथा उसकी आयु 18 वर्ष पूरी हो चुकी है, वो क्या कर सकता है, उसमें जो है निर्वाचन में वोट कर सकता है, मतदान कर सकता है। लेकिन कंडीशन ये है, चित्त विकृत अर्थात पागलपन की जो स्थिति है, यदि वहां का वो निवासी नहीं है, किसी अपराध या भ्रष्टाचार के आधार पर संसद द्वारा ये जो बनाई गई विधि है उसके द्वारा क्या है, मत देने के अयोग्य घोषित कर दिया गया हो,
तो ऐसे लोगों को यहाँ मत देने का भी अधिकार नहीं दिया गया है, या ऐसे लोगों को मत देने से क्या किया गया है, रोका गया है। और एकल संक्रमणी मत पद्धति के आधार पर उसका चुनाव होता अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर। अब देखते हैं सदस्यों की जो है अहर्ताएं या क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स, सदस्यों की क्या है जो है योग्यता। तो लोकसभा तथा राज्यसभा के सदस्यों की अहर्ताएं किसमें दी गई, आर्टिकल 84 में दी गई। इसके अनुसार कोई भी व्यक्ति यदि लोकसभा का सदस्य बनना चाहता है या लोकसभा का सदस्य चुनने के योग्य होगा, उसकी क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, उसकी क्या योग्यता होनी चाहिए। तो इसके लोकसभा सदस्यों की योग्यता के संबंध में यदि हम बात करते हैं तो पहला नंबर है कि वह भारत का नागरिक हो, भारत का क्या हो, नागरिक हो। उसकी एज मिनिमम अर्थात कम से कम 25 ईयर हो, 25 वर्ष हो। नेक्स्ट पॉइंट, निर्वाचन आयोग द्वारा अधिकृत जिसको पावर या अथॉरिटी होती है, व्यक्ति के समक्ष शपथ लिया है, उसके पास अन्य ऐसी योग्यताएं हैं जो संसद द्वारा बनाई गई विधि के तहत निर्धारित की गई। उसके पास अन्य भी ऐसी योग्यताएं होनी चाहिए जो पार्लियामेंट के द्वारा समय समय पर संशोधन के द्वारा या उसमें जो है जोड़ा जाता है संवैधानिक प्रक्रिया के माध्यम से। तो उस सदस्य मेंबर के पास वो अन्य अतिरिक्त क्वालिफिकेशन भी होनी चाहिए। इस प्रकार हम इसमें जो है उसके गठन के संबंध में लोकसभा, संसद के गठन, लोकसभा के गठन, उसके निर्वाचन की प्रक्रिया, उसमें कौन से लोग मत दे सकते हैं, इसमें कौन से व्यक्ति कहाँ से कितने चयन होकर के आएंगे, ये हम संबंध में चर्चा की। अब हम कार्यकाल की बात करते हैं तो संविधान के जो है सामान्यतः लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष होता है। और संविधान के अनुच्छेद 83(2) के अनुसार लोकसभा का कार्यकाल प्रथम बैठक की तारीख से, जैसे सदस्यों चुन करके जाते हैं और संसद में लोकसभा की पहली बैठक होती है, उस पहली बैठक की तारीख से चुन करके जैसे जाते हैं, 5 वर्ष का होता है। 5 वर्ष की अवधि समाप्त होते ही लोकसभा क्या हो जाती है, भंग हो जाती है। परंतु इस अवधि के पूर्व भी प्रधानमंत्री के परामर्श पर वह राष्ट्रपति द्वारा भंग की जा सकती है। जैसे कि ये संसदीय शासन व्यवस्था के अंतर्गत यदि प्रधानमंत्री किसी संवैधानिक संकट उत्पन्न करना चाहते हैं या जो भी उनका संवैधानिक स्थितियां बन रही हैं, तो यदि वो सेटिस्फाई नहीं है पार्लियामेंट से जो है, या उनकी मेजॉरिटी नहीं है, या किसी बिल या संबंध में एकमत राय नहीं है, तो वो उस तत्कालीन स्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए राष्ट्रपति को परामर्श दे सकते हैं कि ऐसी स्थिति में सरकार को चला पाना संभव नहीं है और इसको भंग करके लोकसभा का चुनाव करवा करके ही नई सरकार का गठन किया जा सकता है। तो जब ऐसी स्थितियों की जो बात होती है, तो जब ऐसी स्थितियों की बात होती है तो वहां पर राज्यसभा के सदस्यों में से जो है, लोकसभा के सदस्यों में से जो है उसको ये सब कर सकते हैं। तो हम यहाँ बात करते हैं जो है, किसकी बात करते हैं, लोकसभा की। तो लोकसभा के जो सदस्यों का जो कार्यकाल है सामान्यतः कितने वर्ष होता है, 5 वर्ष। प्रधानमंत्री के परामर्श पर वह राष्ट्रपति द्वारा भंग की जा सकती है। आपातकाल की घोषणा लागू होने पर संसद विधि द्वारा लोकसभा के कार्यकाल में वृद्धि भी कर सकती है। यदि कोई ऐसी परिस्थितियां हो कि देश में आपातकाल की घोषणा हो लागू होने पर,
यदि आपातकाल चल रही है और ऐसी स्थितियों में चुनाव कराना संभव नहीं है और उसको लगता है कि इसमें राष्ट्रपति के उसका कार्यकाल की वृद्धि तो कर ही सकते हैं, तो उस ऐसी स्थिति में लोकसभा के कार्यकाल को जो है बढ़ाया भी जा सकता है, जो एक बार में 1 वर्ष से अधिक नहीं होगी। और इस प्रकार से यदि हम बात करें तो लोकसभा का कार्यकाल 5वीं लोकसभा को 2 बार और एक बार के लिए बढ़ाया गया था। जब इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट थी और राष्ट्रीय आपात की स्थितियां चल रही थी, उस समय जो है इसको जो है एक बार इसके समय को बढ़ाया गया था। अब इसमें हम बात करते हैं जो है